हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, तो इसका चैप्टर 3 है, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यानी कि पूरे दुनिया में समकालीन विश्व यानी कि शीत युद्ध के बाद से अब तक की घटनाओं में हम क्या करेंगे, अमेरिका का वर्चस्व देखेंगे, तानाशाही देखेंगे, किस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया में छा गया है, उसके वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो होगी। और ये सभी बोर्डों के लिए, अगर मतलब आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम से हों, अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो ये वीडियो आपके लिए काम की वीडियो है, यानी कि सभी बोर्ड के लिए उपलब्ध है ये वीडियो। तो देखिए, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत, पहला चैप्टर यहीं से हमारा स्टार्ट होता है, पहला टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होता है ये चैप्टर का। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत देखिए कैसे होता है। तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1951 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृष्टि से गायब हो गया। यानी कि अमेरिका का वर्चस्व तब खुलकर सामने आया जब 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। तो उसके बाद जो 2 महाशक्तियाँ थी, उनमें से एक महाशक्तियाँ जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद कौन बचा? सिर्फ अमेरिका ही बचा। तो 1991 के बाद सिर्फ अमेरिका का ही वर्चस्व हमें दिखाई देने लगा। वैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिका का वर्चस्व कब देखने को मिला, तो ऐसा 1945 में भी एक बार हमको देखने को मिला था। वो कब? तो जापान के जो 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए थे, वो भी क्या था? तो अमेरिका का एक वर्चस्व ही था। तो सोवियत संघ के अंदर से गायब होने की वजह से, और इस स्थिति में अमेरिकी वर्चस्व यानी कि सर्वव्यापी मान्य हो गया। यानी कि सिर्फ अमेरिका ही का वर्चस्व छा गया पूरी दुनिया में। अन्यथा अमेरिका का वर्चस्व 1945 से ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विद्यमान है। यानी कि अमेरिका का वर्चस्व जो है 1945 से ही हमें देखने को मिला है। पहला अमेरिका का जो वर्चस्व हुआ था वो 1945 में ही हुआ था। तो इसलिए कहते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व जो था वो 1945 से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन खुलकर सामने नहीं आया था। खुलकर सामने तब आया जब 2 महाशक्तियों में से एक सोवियत संघ का पतन हो गया। तो उसके बाद सिर्फ एक ही महाशक्तियाँ बची, अमेरिका, और फिर इन्होंने अपनी मतलब वर्चस्वता को दिखाया। उसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रथम खाड़ी युद्ध। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध से, और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। तो देखिए, अमेरिका के नेतृत्व में प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में स्टार्ट हुआ था, और अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली सेना थी। 34 देशों की मिलीजुली सेना थी। 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। यानी कि इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। 6,60,000 थे अमेरिका के 6,60,000 थे। प्रथम खाड़ी युद्ध अमेरिका के नेतृत्व कर रहा था, 6,60,000 सैनिक, और इसमें 34 देशों की मिलीजुली सेना थी। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं तो इसमें 34 देशों की जो 6,60,000 थे, इनमें से 75% जो सेना था वो सिर्फ अमेरिका का ही था। ठीक है, 75% सेना किसका था? तो अमेरिका का था। उनमें से 45% सिर्फ सेना जो था वो सिर्फ 33 देशों का था। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें मिलता है। उसके बाद इराक के विरुद्ध मोर्चा खड़ा कर दिया। इसके प्रथम खाड़ी युद्ध इसे कहा जाता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध इसे क्यों कहा जाता है? तो अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली सेना, जो कि 6,60,000 सैनिक थे, इसमें भारी भरकम फौज में इराक के विरुद्ध मोर्चा खड़ा किया, और इसी घटना को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990 के अगस्त, यानी कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर लिया। तो ये 1990 का प्रथम खाड़ी युद्ध जो है उसको डिटेल में बताया गया कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कैसे अमेरिका ने चलाया था, उसी के बारे में हम करेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान। तो अगस्त 1990 में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। इराक ने क्या किया था? कुवैत पर कब्जा कर लिया था।
तो इराक ने जब कुवैत पर कब्जा कर लिया तो इराक को बहुत समझाया बुझाया गया कि आपने जो कुवैत पर कब्जा किया है उसे वापस ले लीजिए, मतलब वहाँ से अपना कब्जा हटा लीजिए। लेकिन इराक ने किसी की नहीं मानी, बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनीतिक कोशिश की, जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि यूएनओ, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि यूएनओ ने जो ये बल प्रयोग की अनुमति दी, ये एक नाटकीय फैसला कहलाया। नाटकीय फैसला कैसे कहलाया कि यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और 1945 से लेकर ये घटना 1990 में हुई, यानी कि 45 साल में इतना बड़ा फैसला यूएनओ ने पहले कभी नहीं लिया था। तो इसलिए इस फैसला को एक नाटकीय फैसला भी कहा जाता है और बल प्रयोग की अनुमति दे दी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अधिनियम को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। तो आपको ये पता चल गया कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था वो किस लिए चलाया गया। या अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, तो उसे आप लिख सकते हैं कि 19 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। इराक को बहुत समझाया बुझाया गया, लेकिन इराक ने किसी की नहीं मानी। ऐसे में यूएनओ ने एक बल प्रयोग की अनुमति दे दी और इसमें 34 देशों की मिली जुली सेना 6,60,000 सैनिक थे इसमें, जिसमें कि कुवैत की इराक पर हमला किया, ठीक है, और इसी के विरुद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था। अब देखिए कि एक अमेरिकी जनरल नॉर्मक स्वॉर्ज का इस सैन्य अधिनियम के प्रमुख थे, यानी कि ये जो अधिनियम चलाया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये इसके प्रमुख नेता थे। 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में जो 75% सैन्य था वो अमेरिका का ही सिर्फ था। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जो थे, सद्दाम हुसैन का ये ऐलान था कि ये जो युद्ध होगा ये 100 जंगों की एक जंग होगी, यानी कि सद्दाम हुसैन ने ऐलान कर दिया था। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे उस समय। तो यहाँ से पूछे जाते कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो सद्दाम हुसैन थे, ठीक है। उसके बाद यह 100 जंगों की एक जंग होगी साबित होगा, लेकिन इराक सैन्य जल्दी ही हार गई। मतलब इराक की जो सेना थी वो जल्दी ही हार गई और इसे कुवैत से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। मतलब इराक को कुवैत से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इस एक तरफ जो थे वो 34 देशों की मिली जुली सेना थी, 6,60,000 सैनिक थे, उसके सामने सिर्फ इराक के सैनिक क्या बिगाड़ लेंगे, ठीक है। तो इस युद्ध को एक कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो था इसे एक कंप्यूटर युद्ध का भी नाम दिया जाता है। अब कंप्यूटर युद्ध का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। जैसे देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक थी, यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की जो सैनिक क्षमता था उस समय किसी और देशों के मुकाबले अमेरिका का सैनिक क्षमता बहुत ही ज़्यादा था, प्रबल था। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका सैन्य देशों से काफ़ी आगे निकल गया है, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका जो है वो अन्य देशों के मुकाबले बहुत आगे चला गया है। बड़े विज्ञापनीय अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, यानी कि बहुत ही चालाकी से अमेरिका ने इस युद्ध में यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। तुलना अधिक हुई थी और देशों में काफ़ी स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की, यानी कि इसके चलते स्मार्ट बमों का जो युद्ध हुआ इसमें पर्यवेक्षकों की मतलब कुछ जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने इसे कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दे दी। अब देखिए कि इस युद्ध की जो टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हो रही थी, यानी कि इस युद्ध को लाइव दिखाया जा रहा था। जिस तरह से हम मतलब क्रिकेट, बॉलीवुड, ये सब फिल्में वगैरह कुछ देखते हैं, लाइव देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ये जो युद्ध था प्रथम खाड़ी युद्ध, इसे भी लाइव दिखाया जा रहा था। अब लाइव इसे क्यों दिखाया जा रहा था, तो ये अमेरिका अपना ताकत दिखा रहा था दुनिया के सामने,
ठीक है, क्योंकि वो अमेरिका जानता था कि इराक जो है वो हार जाएगा, क्योंकि इसके पास स्मार्ट बमों का इसमें उपयोग किया था, इसे कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी गई थी, और इसमें 34 देशों की मिली जुली सेना थी, 6,60,000 सैनिक थे। तो इसलिए अमेरिका को भरोसा था कि ये युद्ध जीत जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे लाइव कवरेज किया और पूरे दुनिया में इसे दिखाया, ताकि अमेरिका के इस वर्चस्व को देखकर किसी अन्य राष्ट्र की ये फिर हिम्मत नहीं हो। उसके बाद जॉर्ज बुश के बाद कौन राष्ट्रपति बने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में थोड़े मोड़े। तो देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में अमेरिका में क्या हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव हुआ। तो 1990 यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो जॉर्ज बुश था, ठीक है, और इराक का जो था वो सद्दाम हुसैन था। तो जॉर्ज बुश के बाद जो बने वो बिल क्लिंटन बने, यानी कि 1992 में जो अमेरिका में चुनाव हुआ वो राष्ट्रपति चुनाव, उसमें जो चुनाव जीता वो बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बने। अब 1992 और उसके बाद फिर 4 साल बाद 1996 में दोबारा हुआ, तो इसमें भी बिल क्लिंटन जीत गए। तो ये जो 2 बार मतलब लगातार 2 बार जीत गए, तो इन्होंने अपने मतलब अमेरिका को एक घरेलू मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए मतलब लड़ाई झगड़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों, अमेरिका को अब देखते हैं कभी इससे युद्ध करता है, कभी इराक से, कभी ईरान से, ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीन से, तो ऐसा करता ही रहता है। लेकिन ये जब बिल क्लिंटन बना तो इन्होंने लड़ाई झगड़े पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने घरेलू मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया, इन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और जलवायु परिवर्तन यानी व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ये जाते हैं कि बिल क्लिंटन कब से कब तक राष्ट्रपति बने, ठीक है, और किसके बाद बने बिल क्लिंटन राष्ट्रपति, और ऐसे पूछे जाते हैं, या तो पूछे जाते हैं कि बिल क्लिंटन ने अपने शासनकाल में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो अमेरिका को एक घरेलू मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया और व्यापार पर ध्यान दिया। उसके बाद 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर जिसे अमेरिका में 9/11 की घटना कहा जाता है। अब देखिए, ये 9/11 की घटना क्यों कहा जाता है, ये घटना जो हुई थी वो 11 सितंबर 2001 को हुई थी, ठीक है। तो देखिए, 9/11 की घटना इसे इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में जो डेट लिखने का स्टाइल है वो ये है कि पहले लिखा जाता है मंथ को, ठीक है, उसके बाद डे लिखा जाता है और उसके बाद फिर ईयर लिखा जाता है। लेकिन अगर भारत में देखें तो भारत में इसे लिखा जाता है, पहले डे लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद मंथ लिखा जाता है, उसके बाद ईयर लिखा जाता है, यानी कि पहले दिन, महीना और साल। लेकिन अमेरिका में पहले महीना, उसके बाद दिन, उसके बाद साल लिखा जाता है, इस तरह से। तो ये जो 11 है वो यानी कि 9/11, 9 क्या है, 9 है महीना, यानी कि सितंबर कौन सा महीना है, तो 9वां महीना है, और उसके बाद 11 क्या है, तो 11 तारीख है, यानी कि तो 9/11 की घटना इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में जो डेट लिखने का स्टाइल है वो मंथ, डे और ईयर इस तरह से, तो इसको मिला करके ये लिखा जाता है 9/11 की घटना, इसे बोला जाता है। तो 9/11 की घटना कब हुई थी, तो 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न यानी कि अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने से पहले यानी कि कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, अपहरणकर्ताओं ने इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीधे में उड़ा कर ले गए, यानी कि अमेरिका का जो महत्वपूर्ण इमारत था, बड़ा बड़ा इमारत था, ठीक है, उन पर उनके सामने ले गए। और जो 2 विमाने थे वो न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक उत्तरी टावर में और दूसरा दक्षिणी टावर में जाकर टकरा दिया। यानी कि 11 सितंबर 2001 के दिन क्या हुआ कि अरब देश के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने से चंद मिनट पहले अमेरिका के 4 विमानों पर कब्जा कर लिया, और वो 4 विमान ले गए कहाँ कि अमेरिका के जो महत्वपूर्ण इमारतें थे उसके सीधे ले गए, और फिर वहाँ जाकर पहला जो 2 विमान था, एक को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो वहाँ अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक पहला विमान उत्तरी टावर में टकराया और दूसरा विमान दक्षिणी टावर में टकरा दिया। उसके बाद तीसरा विमान जो था वो वर्जीनिया के ऑर्टिंगटन स्थित में एक पेंटागन है, वहाँ पर जाकर टकरा दिया तीसरा विमान। उसके बाद चौथा विमान जो था वो पेंटागन में स्थित रक्षा विभाग का मुख्यालय है,
चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारतों से टकराना था, लेकिन वह गलती से पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। यानी कि चौथा विमान जो था वो कहाँ गिरा, मतलब टकराना चाहता था, तो कांग्रेस के मुख्य इमारतों से टकराना चाहता था, लेकिन ये चौथा विमान गलती से वहां ना जाकर पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया। अब इस हमले को ही 9/11 की घटना कहा जाता है या 9/11 कहा जाता है। तो 9/11 की घटना अगर आपसे पूछा जाता है तो आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से इसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि 9/11 की घटना में ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एक दो बार रीड कीजिए और नोट्स बनाए इसके, जो कि आपको फायदे होंगे। उसके बाद 9/11 की घटना का परिणाम, जैसे कि मतलब 9/11 घटना अब हो गया, तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया। तो देखिए अब 9/11 की घटना के परिणाम समझते हैं। इस घटना से पूरा विश्व हिल गया था, पूरी दुनिया हिल गई थी। अमेरिका के लिए यह दिल दहला देने वाली घटना थी, यानी कि अमेरिका के लिए जो घटना थी वो दिल दहला देने वाली घटना थी। इस हमले में लगभग 30,000 व्यक्ति मारे गए थे। तो ये बहुत बड़ी मतलब संख्या है, 30,000 व्यक्ति। तो 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। आतंकवादी के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। तो ये जो हमारा था वो सेकेंड ऑपरेशन था। फर्स्ट हमने ऑपरेशन पढ़ लिया, उसके बाद ये सेकेंड ऑपरेशन। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किस लिए चलाया गया था, तो 9/11 की घटना से संबंधित है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किस लिए चलाया गया था, या आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि 9/11 की घटना के बारे में विस्तार से बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया, यानी कि अमेरिका ने 9/11 की घटना का बदला लेने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था। इस अधिनियम उन सभी के खिलाफ चलाया गया था। मतलब ये जो अधिनियम था, यानी कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो था, ये उन सभी के लिए था जो 9/11 की घटना का शक था। मतलब अमेरिका को जिस पर शक हुआ उन सभी पर इन्होंने कार्रवाई की। और इस अधिनियम में मुख्य निशाना जो था वो अल-कायदा को बनाया गया। अल-कायदा जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, यानी कि अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को बनाया गया। यानी कि अफगानिस्तान के जो तालिबान शासक हैं, यानी आतंकवादी संगठन हैं, उनको इस पर ज़्यादा निशाना बनाया गया था। तो अब देखिए अमेरिका, यानी कि 9/11 की घटना पढ़ ली हमने, और 9/11 की घटना के परिणाम भी पढ़ लिए। अब 9/11 के घटना के बाद अमेरिका द्वारा बनाए गए बंदी, यानी कि अमेरिका ने 9/11 के बाद कौन कौन से, मतलब किस किस को बंदी बनाया अमेरिका ने। तो अमेरिकी सैनिक ने पूरे विश्व में गिरफ्तारी की। देखिए यहाँ पे अमेरिका का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। वो क्या दे रहा है कि पूरे विश्व में गिरफ्तारी की। यानी कि अगर आपको, यानी कि आप मान लीजिए भारत से कोई बैंक रॉबरी करके अगर चला गया है, चोरी करके चला गया है, तो अगर वो कोई अमेरिका चला गया तो भारत के सैनिक को ऐसा इजाज़त नहीं है कि आप अमेरिका में जाकर के उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका का जो सेना है वो क्या कर रहा है, पूरे विश्व में जाकर उसे जहां मर्जी हो रहा है वहां जाकर गिरफ्तारी कर रहा है। तो ये क्या है, एक मतलब वर्चस्व ही है अमेरिका का। अक्सर गिरफ्तारी लोगों के बारे में उसके सरकार को जानकारी नहीं दी गई। यानी मतलब जिसको गिरफ्तार किया गया उसके सरकार को, जहाँ से गिरफ्तार किया गया उसके सरकार को जानकारी ही नहीं दी गई कि मतलब गिरफ्तार किए हैं हमने और उसे कहाँ रखा है, ये सब के कोई जानकारी उसे दिया ही नहीं गया। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया। ठीक है, मतलब गिरफ्तार जिन लोगों को किया गया था उसको अलग अलग शहरों में भेज दिया गया और उन्हें खुफिया एजेंसियों में रखा गया। यानी कि एक खुफिया एजेंसी बनाया गया था, जेल खाना बनाया गया था जिसमें उसे रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी सेनाओं का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। ठीक है, जो कुछ बंदियों को वहां रखा गया था। इस जगह रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त, यानी कि ये जो यहाँ पर रखा गया था, क्यूबा के पास जो रखा गया था कुछ बंदियों को, उसे मतलब क्या था कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी और ना ही देश या अमेरिका के कानून मतलब देश या अमेरिका के कानून थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधित्व
तक को इन बंदियों से मिलने की इजाज़त यानी अनुमति नहीं दी गई थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ आपको बताया हम यूएनओ कहा जाता है, उसको भी इस बंदियों से मिलने का मतलब इन सभी बंदियों से मिलने का बंदी लोगों से मिलने का इजाज़त नहीं था। उसके बाद यहाँ से हमारा पड़ गया कि अमेरिका ने जब मतलब तो आपसे ये पता चल रहा है कि 9/11 की जो घटना थी वो अमेरिका पर बहुत ही मतलब गहरे घाव छोड़ गए थे 9/11 की घटना, क्योंकि 30,000 लोग इसमें मारे गए थे और अमेरिका इस घटना से बौखला भी गया था। तो अब जानते हैं इराक पर आक्रमण। अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, वो किस लिए किया ये जानते हैं अमेरिका के इराक पर आक्रमण के साजिश को। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो अमेरिका ने जो इराक पर आक्रमण किया था उसके पहले अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया, उसी का नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये इराक पर चला, तो इराकी है तो समझ लीजिए कि ये इराक पर चलाया गया था, इराकी फ्रीडम। ये हुआ था 19 मार्च 2003 को अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि ये जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था ये 19 मार्च 2003 को शुरू किया गया था। 40 से अधिक अन्य देशों द्वारा इसमें शामिल किया गया था, मतलब 40 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हुए थे। आक्रमण का उद्देश्य जो था वो ये था कि इराक को हथियारों के सामूहिक विनाश यानी कि WMD के विकास से रोकना। यानी कि अमेरिका ये कहता था कि जो इराक है वो एक खतरनाक हथियार बना रहा है, ठीक है, जिससे कि पूरे विश्व को खतरा है। तो जब मतलब लोगों को ऐसी बातें बताई गई अन्य राष्ट्रों को, तो वो लोग सोचे हाँ सही बात है, अगर मतलब कोई राष्ट्र ऐसा करता है यानी कि खतरनाक हथियार बनाता है जो कि सभी के लिए खतरनाक दायक हो, तो उसे रोकना ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके पीछे कुछ और रीज़न था जो कि इन राष्ट्रों को पता नहीं चल पाया, जैसा कि WMD का कोई सबूत नहीं मिला। मतलब जब इराक पर हमला कर दिया तो इराक पर हमला करने के बाद जब वहाँ पे सबूत खोजे गए, साक्ष्य खोजे गए, तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो कि ऐसा मतलब साबित कर सके कि इराक जो था वो एक खतरनाक हथियार बना रहा था, ठीक है। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि आक्रमण सैन्य उद्देश्यों जैसे कि इराकी, तो ये अनुमान लगाता है मतलब लोगों ने ये अनुमान लगाया कि अमेरिका ने हमला इसलिए करवाया क्योंकि अमेरिका को क्या चाहिए, इराक के जो तेल उत्पादन थे उस पर अपना नियंत्रण चाहिए था, ठीक है, और आदि कोई जो हो उस पर अपना क्या चाहिए, प्रेरित था, यानी कि नियंत्रण चाहिए था। इराक पर अमेरिकी आक्रमण सैन्य और राजनीतिक दोनों तरह की विफलता थी। यानी कि अमेरिका जो था, अमेरिका ने उसे अगवाई तो कर ली, यानी कि उसे अपना गुलाम तो बना लिया इराक को, लेकिन उसे आक्रमण करके उसे जीत लिया, लेकिन राजनीतिक दोनों तरफ से विफलता, यानी कि वहाँ पे राजनीति करने के लिए सफल नहीं हो पाया अमेरिका, ठीक है। तो मतलब युद्ध से जीत लेना बहुत कॉमन बात है, लेकिन आप उसे मतलब अपने लिए दिल से काम करवाना बहुत ही मतलब उसे गुलामी में झुकाना ये बहुत ही मतलब उसके दिलों की बात है। अगर वो गुलामी करना चाहते हैं तभी आप करवा सकते, वरना आप नहीं करवा सकते। तो क्योंकि लगभग 3,000 अमेरिकी सैनिक कर्मियों खो गए और इराकी हताहत हुई, फिर मतलब इराक की ही इसमें हताहत हुई। उसके बाद आता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो कि मतलब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आपको बताया कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कैसे चलाया गया था। तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कुटनाम से इराक पर सैन्य हमला किया। यानी कि 19 मार्च को क्या क्या अमेरिका ने इराकी फ्रीडम के नाम से हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले का अलिशन ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोड़ में 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। यानी कि ये जो अमेरिका ने जो ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था इसमें 40 देश शामिल थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी। मतलब इराक पर हमले करने की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं दी थी, लेकिन फिर वे अमेरिका किसी की कहाँ सुनता है, उसके मन में जो आता वही करता है। तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की नहीं सुनी और हमला कर दिया। तो आपको बताएंगे कि ये जो यूएनओ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आखिर यूएनओ होता क्या है। तो इसका एक खास चैप्टर मतलब इसके लिए ही बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में और बाकी सब संगठन के बारे में। तो अमेरिकी
अमेरिका जो था इतना ताकतवर क्यों है? ये भी आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है, इसके महाशक्ति होने के क्या कारण है। तो अब जानते हैं इसके मतलब अमेरिका ही इतना ताकतवर क्यों है, अन्य देश क्यों नहीं है, और सिर्फ अमेरिका मतलब इसके पास इतनी महाशक्तियाँ क्यों, कैसे है, इसके कारण क्या है। तो देखिए बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति के कारण, यानी कि अमेरिका के पास बहुत बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। उसके बाद सैनिक प्रौद्योगिकी यानी कि इसके बाद सेना भी है और टेक्नोलॉजी भी है। उसके बाद दुनिया के जो 12 ताकतवर देश हैं उनमें से अकेला अमेरिका ही रक्षा बजट सबसे ज़्यादा करता है, यानी कि दुनिया के जो 12 ताकतवर देश हैं उनमें से सिर्फ अकेला अमेरिका ही अपने सैन्य ठिकाने पर इन 12 देशों के मुकाबले खर्चा करता है। तो बताइए, अपने सैनिकों पर इतना खर्चा करता है तो उसकी सैन्य प्रौद्योगिकी जो होगी वो अच्छी होगी कि नहीं? जाहिर सी बात है कि अच्छी होगी। उसके बाद पेंटागन अपने रक्षा बजट का बड़े हिस्सा, यानी कि पेंटागन जो है वो रक्षा बजट का, अमेरिकी के रक्षा बजट का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। सैन्य तकनीक तथा अनुसंधान पर खर्च करता है कौन? पेंटागन, रक्षा विभाग। उसके बाद हथियार जो थे वो आधुनिक हैं। अमेरिका के पास जो हथियार है वो आज के हथियार हैं, यानी कि अच्छे हथियार है। इसके गुणात्मक रूप है तो दुनिया से सबसे अच्छे हैं, यानी कि बेहतर है। इसकी जो क्वालिटी है वो सबसे दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है अमेरिका की, और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है अमेरिका की। उसके बाद वीटो पावर भी इसे मिला हुआ है। तो 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे आपको वीटो पावर होता क्या है। तो वीटो पावर 5 देशों को मिला हुआ है, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका है, रूस है, चाइना है, ठीक है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ये 5 देश शामिल है इसमें। उसके बाद अमेरिकी वर्चस्व से बचने के उपाय। आपसे क्वेश्चन आता होगा कि अमेरिका का इतना वर्चस्व है तो क्या हम अमेरिकी के वर्चस्व से निपट सकते हैं या अमेरिका के वर्चस्व से कैसे बचें? ठीक है, तो देखिए बैंड बैगन की नीति। बैंड बैगन की नीति क्या कहती? ये कहता है कि इसका अर्थ होता है वर्चस्व जनित, यानी कि जिस तरफ से हवा आ रही हो उस तरफ ही मुड़ जाना। इसका मतलब यही होता है बैंड बैगन की नीति। ये कहता है कि अवसरों का लाभ उठाएं, यानी कि अमेरिका आज मतलब अमेरिका का पूरी दुनिया में वर्चस्व है, अमेरिका एक सिर्फ महाशक्ति है, तो कहता है भारत जैसे देशों को अमेरिका के पक्ष में हो जाना चाहिए, यानी कि अमेरिका के साथ मिल जाना चाहिए। जो कि मतलब अमेरिका के साथ रहेगा तो वो अपने सहयोगियों पर कभी आक्रमण भी नहीं करेगा, ठीक है, तो उसे अमेरिका से उसको डरने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बैंड बैगन की नीति यही कहती है, अपने को पीछा मतलब अपने को छिपा लेना। ठीक, इसमें यह भी कहता है कि अपने देशों को छिपा लेना है कि अब देखिए कोई नेपाल जैसा छोटा देश भी है तो वो अपने आप को नहीं छिपा सकता, ठीक है, तो अपने आप को छिपा लेना तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ताकि वर्चस्व जो है वो वाले देशों की नज़र उस पर ना पड़े। अब देखो राज्योत्तर संख्या जैसे कि स्वयंसेवक संगठन, कलाकार, बुद्धिमान मिलकर अमेरिका का वर्चस्व का अगर प्रतिरोध करेंगे तो हम क्या करते हैं, अमेरिका के वर्चस्व से बच सकते हैं। यानी कि कह रहा है कि अगर हम इन सबको, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं, उसके बाद कलाकार, बुद्धिमान, इन सबको मिला करके अगर हम अमेरिका के वर्चस्व का प्रतिकार करें, यानी कि प्रतिरोध करें, तो हम अमेरिका के वर्चस्व से बच सकते हैं। उसके बाद यहाँ है अगला है कि भारत चीन रूस अगर एक साथ हो जाएं तो अमेरिका के वर्चस्व से हमें बचा सकता है, यानी कि अमेरिका के वर्चस्व से हम बच सकते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन कौन से मतलब अमेरिका के वर्चस्व से बचने के उपाय, ठीक है, मतलब तो ऑप्शन रहेगा आपको भारत, चीन, रूस ए में। उसके बाद दूसरा रहेगा नेपाल, चीन, भूटान, ऐसे मतलब रहेगा। तो ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन ये रहेगा तो भारत, चीन, रूस ये आपको टिक करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका यही है। उसके बाद कोई देश अपने आप को अमेरिकी नज़र से छुपा ले, यानी कि आपको बताए जो कि नेपाल जैसा भी छोटा देश रहेगा तो वो अपने आप को, अगर मतलब नेपाल जैसा छोटा देश रहता है तो वो अपने आप को छुपा ले, लेकिन भारत इतना बड़ा मतलब देश है, इसकी संस्कृति बहुत पहचानी जाती है, तो इतने बड़े को कैसे मतलब छुपा सकते हैं किसी की नज़र से। तो अगर हम अमेरिकी की नज़र से किसी देश को अगर छुपा ले और कुछ सालों बाद फिर उसे वापस बाहर निकाले तो हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका के वर्चस्व का मुकाबला कर सकते हैं। यदि राज्योत्तर संख्या यानी कि एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, जनता, बुद्धिमान, कलाकार, लेखक ये सभी मिलकर अमेरिका का वर्चस्व करेंगे तो हम अमेरिका के वर्चस्व से बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन था वो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन है कि
ये आपका एक क्वेश्चन है, वो हमें आपका मतलब होमवर्क है। होमवर्क में बताना है कि अमेरिका और भारत का मतलब संबंध कैसा है, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको मतलब ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप देखते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।